आप लोगों को बहुत धन्यवाद इस विषय पर आज एक चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक जाति का इतिहास में कभी कभी कोई संदिग्ध क्षण आता है जहां पर अगर लोग आवाज नहीं उठाए तो उसका आगे वाली पीढ़ी उनको कहते हैं तब आप क्या कर रहे थे, जब ये सत्यानाश हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। आज ऐसा घड़ी आई है, इसीलिए हमको थोड़ा सा गहरे रूप से सोचना पड़ेगा कि ये जो बदलाव आ रहा है शिक्षा में, इसका दिशा क्या है, किस ओर ये ले जा रहा है। एक बात देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आप एक शिक्षा नीति बनाएं, आप कैसा बनाएंगे? आप तो पहले अपना जो शिक्षा अभी है उसको देखेंगे ठीक से कि इसमें कमी क्या है, उसको आप पूरा करने का कोशिश करेंगे। शिक्षा नीति यही होनी चाहिए। लेकिन आप जो बनाएंगे इनका दो उद्देश्य हो सकता है। एक, मैं जितने सारे कमियां हैं उसको सुधारूंगा और शिक्षा को आगे की ओर ले जाऊंगा। दूसरा, मैं इसका सत्यानाश करना चाहता हूं। मैं शिक्षा को निधन करना नहीं चाहता। दोनों हो सकता है। ये बोले नाम कौन, ये दोनों ही तब इसका मकसद हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आपका उद्देश्य ये हो कि मैं इसका एक एक्चुअली सत्यानाश ही करना चाहूंगा, तो क्या आप बोलेंगे शिक्षा नीति जो लिख रहे हैं उसमें बोलेंगे मैं सत्यानाश करना चाहता हूं? कोई नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे इतना अच्छा करना चाहता हूं, इसके पहले से कभी नहीं किया, है ना। अच्छे अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे विषय रखा जाएगा, लेकिन बीच में पीछे आपका चिंतन ये रहेगा कि मैं ये करूंगा नहीं, करूंगा दूसरा कुछ। और अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हैं तब भी अब कहेंगे कि ये करना चाहिए, है ना। इसीलिए शिक्षा नीति में क्या क्या लिखा है ये अगर पढ़ेंगे, अब देखेंगे बहुत सारे अच्छी चीजें मिलेंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो एक्चुअली ग्राउंड में हो रहा है उसका वो ये करना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षा नीति जब लोग पढ़े, वो 66 पेज का शिक्षा नीति, बहुत हमारे जितने सारे कॉलीग्स हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इतने अच्छी बातें कर रहे हैं। इवन जो एजुकेशनल आउटकम कहा जाता है, जो 4वीं कक्षा में है वो 3 कक्षा का जो जानना है उसको जान के आया है कि नहीं, ये इसको लर्निंग आउटकम कहा जाता है। इसका भी एक इवैल्यूएशन है। कहा गया है कि जो 8वीं कक्षा में जा रहे हैं वो 4वीं कक्षा का जो लर्निंग आउटकम होना चाहिए वो है नहीं, कहा गया है। देख के सबको लगेगा कि भाई तब तो कुछ करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हालत क्यों है? यहां पर ही कुछ हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा गया है कि एजुकेशन में पास फेल नहीं है, इसीलिए बिना पढ़े भी, बिना क्लास में आए हुए भी, स्कूल को कभी देखे नहीं वो भी 8वीं कक्षा तक जा सकता है। लर्निंग आउटकम कैसे होगा? तब देखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा गहराई से देखेगा उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, तब इसका रेमेडी के रूप से यह कि कहा गया है कि पास फेल को वापस लाना है? नहीं। इसका मतलब वो ये सब कह रहे हैं लोग को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका असली जो रेमेडी है वो लाना नहीं चाहता है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग जब पढ़ेंगे
क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न, हाँ अच्छी बातें है ना। हम सीखेंगे कैसे सीखना है, सिखाएंगे कैसे सीखना है, वेरी गुड बात, हाँ। लेकिन कैसे कराएंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि पीपल लर्न हाउ टू लर्न, देखेंगे कि उसके दिशा में कुछ नहीं है। मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो दे आर फॉलो, लेकिन देखना यह है कि क्या चेंज वो करना चाहता है। एक बात वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यहां पर भी कुछ लोग कह के गए हैं कि ज्यादातर प्राइमरी स्कूल है जहां पर 2 कक्षा है, 2 कक्षा में आप 5 क्लास को पढ़ा रहे हो, नामुमकिन है पढ़ाना, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, पढ़ाई होता ही नहीं। इसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए, कक्षा बढ़ाना चाहिए। कक्षा बढ़ाने के लिए कोई नीति चाहिए क्या, शिक्षा नीति चाहिए क्या, कॉमन सेंस है, वो किया है क्या, करके ये बोलना है क्या, नहीं। करने के लिए क्या करना चाहिए था, इतने सारे प्राइमरी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स में कक्षा का संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए था, ज्यादा पैसा देना चाहिए था एजुकेशन में, ऐसा है ना, किया है क्या। एक बात मैं सोचने के लिए बोलूंगा, पहला शिक्षा नीति बना था 1968 में, दूसरा शिक्षा नीति बना था 1986 में, उसका एक चेंज होके फिर 89 में एक रिवाइज वर्जन आया था, लेकिन वो था अभी तीसरा आया। पहला शिक्षा नीति में कहा गया था कि 6% ऑफ द जीडीपी विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, ठीक है। जीडीपी मतलब सारे देश में जितना उत्पादन होता है उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, उसका 6%, ओनली 6% जाएगा एजुकेशन में, आगे वाली पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए, है ना। तब हुआ था 68 में, तब से देखेंगे कि अब कांग्रेस का राज था, जनता पार्टी का राज आया, फिर कांग्रेस का राज आया, फिर बीजेपी का राज आया, जितने सारे पार्टी को देख रहे हो सभी लोग क्षमता थे। अभी कितना है, 2.8%। मतलब ये कोई भी पार्टी कभी भी प्लान भी नहीं किया 6% देने का। जो एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी है उसको लागू करने के लिए पॉलिसी लाने की जरूरत है क्या, है करो, लेकिन किए नहीं। जब एग्जिस्टिंग पॉलिसी को लागू ना करके दूसरा पॉलिसी ला रहे हैं, उसका मतलब है एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जो है, जो कमिटेड है, वो भी करना नहीं चाहता है। इसीलिए इस बार भी जो बोला है अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कब आया था एजुकेशन पॉलिसी, 2020 में। आज कौन सा साल है, 2024, 4 साल हो गया ना। बीच में 3 बजट आया ना, एक भी बजट में एजुकेशन बजट बढ़ाया क्या, नहीं, एक भी बजट में बढ़ा नहीं, बल्कि 21 का बजट में कम हुआ था। उसके बाद से जितना इन्फ्लेशन होता है वो तो इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए जितना ना बढ़ाने से एक्चुअली घटता है उतना ही, लेकिन 21 में एक्चुअली घटा। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए, स्कूल को, कॉलेज को सपोर्ट देने के लिए जो इच्छा होना चाहिए, मैं चाहता हूं, इसलिए चाहने के लिए क्या है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे कोई इच्छा नहीं है। अगर ये इच्छा नहीं है, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, स्कूल में बाथरूम, टॉयलेट हो, लेडीज टॉयलेट हो, ये सब इंश्योर करने के लिए, स्कूल में ग्राउंड इंश्योर करने के लिए, लेबोरेटरी इंश्योर करने के लिए जो इन्वेस्ट करना जरूरत है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब उनका उद्देश्य क्या है, ये सोचना है ना। आपको देख के पढ़ के लगेगा, ये तो कह रहे हैं कि 6% हो गई। इस बार का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी है 6% हम करेंगे, लेकिन करने के लिए क्या चाहिए,
देखिए, जीडीपी और यूनियन बजट एक चीज नहीं है। जीडीपी है सारे देश में जितना उत्पादन होता है, जो छोटा मोटा उत्पादन करता है वो भी उसमें शामिल है, और जो टाटा का इतना बड़ा उत्पादन है वो भी उसमें शामिल है। सब मिला के जितना उत्पादन होता है उसका 6%। उसके साथ एजुकेशन जो जो सेंट्रल बजट का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर कमिट किए हो 6%, टोटल जीडीपी तो गिना हुआ अंक है ना, इसलिए 6% भी गिना हुआ अंक है। उतना कमिटमेंट तो यूनियन और स्टेट से होनी चाहिए, तब ना होगा। उससे आधे से भी कम है, अभी आधे से भी कम है। अब एक बार हिसाब करके देखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि यूनियन बजट का एटलीस्ट 10% एजुकेशन में हो और स्टेट बजट का एटलीस्ट 30% एजुकेशन हो, क्योंकि यूनियन कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन। अभी जो यूनियन बजट आया है कुछ ही दिन पहले, निर्मला सीतारमण ने जो प्रेजेंट किया है, उसमें इसका आधा हिस्सा भी नहीं है। इसका मतलब एजुकेशन को इंप्रूव करना ये एजुकेशन पॉलिसी का इंटेंशन ही नहीं है। ये पहले समझ लीजिए। अगर इंटेंशन होता तो कुछ चिन्ह तो पहले दिख जाता ना। चिन्ह किसके लिए? हम एटलीस्ट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए, वो हुए नहीं। परिवर्तन क्या आ रहा है? देखिए, पहले एक क्लास से 12 क्लास तक कुछ हिस्सों में बांटा गया था। प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ऐसा। इसके अगर दूसरे रूप से बांटो, इसका कंटेंट चेंज होता है क्या? नहीं। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि अभी ये 5, 3, 3 क्या चेंज है? एक्चुअली इसमें कुछ चेंज नहीं है। चेंज है दूसरी जगह, जिसमें मैं बाद में आऊंगा। चेंज करना जरूर उनका एक नीति में है, तो लाना चाहते हैं, लेकिन कोई एजुकेशन में इंप्रूवमेंट इनका नहीं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पूरा आंगनवाड़ी में छोड़ दिया। जो आंगनवाड़ी के पास साधन ही नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, उनके हाथ में छोड़ दिया। अभी बात हो रहा है कि बाकी कुछ क्लास भी उनके हाथ में दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये एकदम शुरू का जो एजुकेशन है वो ठीक से देना भी इनका प्रोग्राम में नहीं है। किसी भी रूप से दिखाना चाहते हैं मैं पढ़ रहा हूं। जैसे कि स्कूल में अगर आप जैसा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था ना, राइट टू एजुकेशन सुनते क्या लगता है? भैया, इतनी साल बाद एक सरकार ने तो बोला कि राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए लोगों को, लगता ना नाम सुन के। लेकिन आया क्या? राइट टू एजुकेशन बोल के एक्चुअली राइट टू एजुकेशन नहीं आया। सिर्फ यही आया कि बिना फेल करके आप 8वीं कक्षा तक जा सकते हो। इसके चलते सरकार दिखा देगा कि हम सबको 8वीं कक्षा तक राइट दे दिया। भैया, ये कोई राइट है? ये एक्चुअली राइट छीनना है, आपको ये समझना चाहिए। राइट था फॉर एक्चुअल एजुकेशन। लोगों को राइट होता है एक्चुअल एजुकेशन में। हमका अगले वाली पीढ़ी को एजुकेट करेंगे ताकि वो ठीक ठाक चिंतन करने वाले नागरिक बने। चिंतन करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, ठीक एजुकेशन की जरूरत है, दिखाने वाले एजुकेशन की नहीं। इसलिए यही राइट टू एजुकेशन होना चाहिए था, हुआ दूसरा। लेकिन दिखाया गया ना, इस तरह से भी ये जो एजुकेशन पॉलिसी आया, इसका भी मेन मुद्दा यही है। चेंज क्या है? देखिए, कॉलेज एजुकेशन बीए बीएससी 3 साल का था, 4 साल का हो गया। मतलब पहले बीएससी था 3 साल का, एमएससी था 2 साल का, और बीएससी हो गया 4 साल का, एमएससी हो गया 2 साल का। क्यों? आपका पास अगर व्हाट्सएप हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो देखेंगे कुछ दिन बाद भी एक वीडियो आता रहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम मैकॉले ने बनाया है। आता है ना? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है,
हम इसको चेंज करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। आता है ना, इंडियन कंटेंट होना चाहिए, इंडियन एजुकेशन, हमारा पॉलिसी इंडियन पॉलिसी। भैया आपको जब पूछा गया कि 3 साल से 4 साल करने का क्या जरूरत था, क्या उत्तर आया? अमेरिका में 4 साल का है। भैया अगर यही कहना है तो सीधी सीधी बोलो ना, आपके एजुकेशन पॉलिसी कौन डिटरमिन कर रहा है? जर्मनी में है क्या? नहीं। फ्रांस में है क्या? नहीं। स्वीडन में है क्या? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में है क्या? नहीं। अमेरिका में। इसका मतलब दुनिया में हर जगह में 4 डिवीजन का एजुकेशन सिस्टम है नहीं, लेकिन अमेरिका में है। तो वो लोग ये चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए कोई भी एकदम एलिमेंटरी चिंतन करना सके तो क्या जरूरत है? बहुत सारे कॉलेज है जहां पर बीएससी है, एमएससी नहीं है। वहां पर एक और साल अगर पढ़ाना हो, उसके लिए शिक्षक जरूरी है, उसके लिए लेबोरेटरी जरूरी है, उसके लिए कक्षा जरूरी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ये सब देने के बाद ही बात कर सकते हो। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब आया? कुछ भी देने से पहले। और एक्चुअली बीएससी एजुकेशन तहस नहस हो गया ये इंस्ट्रक्शन के चलते। किसी को पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, कौन से ईयर में क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे वो एडिशनल ईयर करेंगे, कुछ भी पता नहीं। इस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पहले से था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे को पूछेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम था इसमें कमी क्या था, एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया नहीं, एक गलत चिंतन है। ब्रिटिश ने बनाया है, ब्रिटिश ने नहीं बनाया है। हमारा यहां का जो 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 एजुकेशनिस्ट थे, जिसमें आप विद्यासागर का नाम सुने हो, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इवन वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाया जाएगा, ये किन का चिंतन था? विद्यासागर का। क्या पढ़ाया जाएगा? मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न कंटेंट, मॉडर्न मैथमेटिक्स, ये पढ़ाया जाएगा, ये किसका चिंतन था? विद्यासागर का। और उनको ब्रिटिश जो थे उनके साथ संघर्ष करके अपना चिंतन को एस्टेब्लिश करना पड़ा। वो लोग चाहे नहीं थे। अब थोड़ा सा इतिहास देखेंगे कि वो जो कॉलेज में पढ़ाते थे, संस्कृत कॉलेज में सब कुछ संस्कृत में पढ़ाया जाता था। मैथमेटिक्स भी संस्कृत में पढ़ाया जाता था। मैथमेटिक्स में जो था वो बेसिकली मॉडर्न मैथमेटिक्स आने से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे मैथमेटिक्स का चर्चा हुआ था। वो मतलब भास्कराचार्य का लिखा हुआ चीजें, लीलावती बल के एक किताब है, वो यहां से पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा नहीं, मैथमेटिक्स उससे आगे बढ़ चुका है, हम स्टूडेंट को देंगे लेटेस्ट नॉलेज। उन्होंने खुद चालू किया, तब सारा देश का जो कॉलेज उसका एडॉप्ट किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम किसने चालू किया था? हमारे देश का जो एजुकेशनिस्ट थे वो लोग। और ये जो शासनकर्ता थे तब, अंग्रेज लोग, उनके साथ संघर्ष करके छीनना पड़ा था। इसीलिए देखेंगे कि उस वक्त साइंस में इंडिया का इतना नाम हो गया था। देखिए जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे, मेघनाथ साहा, सत्यनारायण बोस, सीवी रमन, रामानुजन, इतना बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए कब? इंडिपेंडेंस से पहले ना। इसीलिए वो जो एजुकेशन सिस्टम बनाए थे उसका साइंटिफिक कंटेंट था। हाँ, कमी भी थी। हम अभी जो बात करेंगे कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कमी क्या था? एजुकेशन पहुंच ही नहीं रही थी बहुत सारे लोगों के पास, पहुंचना चाहिए था। प्राइमरी एजुकेशन से लोगों का
बेसिस तैयार होता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक ठाक साधन देना चाहिए, ठीक ठाक टीचर देना चाहिए, ताकि बेस तैयार है। सेकेंडरी एजुकेशन में हम जो देते थे, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या रह गया था? एक बड़ा प्रॉब्लम रह गया था कि उनके चलते हमारे छात्रों के अंदर साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, रैशनल चिंतन पद्धति बनता नहीं था। इसलिए जरूरी था कि हम ऐसा बनाएंगे कि रैशनल चिंतन पद्धति, साइंटिफिक चिंतन पद्धति उनके अंदर बन नहीं रहा। प्रॉब्लम था लैंग्वेज, भाषा, उसके ऊपर कमांड जितना हो, चिंतन के ऊपर भी उतना ही कमांड होता है। चिंतन का जो वेहिकल होता है भाषा। हम हिंदी जानते हैं, इससे चलता नहीं है। हिंदी जानना और एक साहित्यिक रूप से जानना, ठीक ठाक हिंदी बोलना, ठीक ठाक हिंदी लिख पाना, ठीक ठाक अपना जो चिंतन है वो हिंदी में, अपनी मातृभाषा में ठीक से एक्सप्रेस करना, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है, भाषा की एजुकेशन की जरूरत है, बहुत कम था। इसीलिए हमारे पास जितने सारे बच्चे आते हैं, अपनी चिंतन अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर नहीं पाते, इतना भी उनका एजुकेशन नहीं था। ये रिविजन करना जरूरी था। जो कॉलेज एजुकेशन था, उससे भी आगे बढ़ के उनका एक जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर एक ग्राउंडिंग तैयार होना चाहिए था, लेकिन वो भी हो नहीं रहा था। मतलब अब तक जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें सुधारने का बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो आया उससे यह होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी तो इतने सारे डिस्कशन हुआ है, एक इसका ये एक क्लॉज है, वो एक क्लॉज है, उसमें नहीं जाऊंगा। मैं देखेंगे कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बीच में एकदम माले के बीच में धागा की तरफ एक चीज चलता है, वो है कि हम इसके चलते हमारा जो भारत का जो इतिहास है, हमारा जो गौरव है, उसको हम कन्वे करेंगे। और कैसे कन्वे करेंगे? एक कोर्स, एक सिलेबस, एक करिकुलम ऐसे बनाएंगे जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम मेन आइटम होगा। इसीलिए एकदम शुरू में देखेंगे कि एक पंक्ति है उसमें कि इंडियन नॉलेज सिस्टम इज द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ दिस पॉलिसी। बाद में कहा गया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी मेन स्ट्रीम, संस्कृत नॉलेज सिस्टम विल बी मेन स्ट्रीम। जितने सारे संस्कृत यूनिवर्सिटी थे, संस्कृत कॉलेज थे अब तक, जहां पर संस्कृत ही पढ़ाया जाता था, दे विल बी मेन स्ट्रीम। मतलब अभी वो जो संस्कृत पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी था, उसको कंप्लीट यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। सब कुछ संस्कृत में, फिजिक्स संस्कृत में, मैथमेटिक्स संस्कृत में, हिस्ट्री संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। ये तो थ्योरी है। और जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में, तब से ही हर महीने में, पहले हर महीने में एक चिट्ठी आता था मिनिस्ट्री से। अब सुने कि मैं कुछ दिन के लिए अपना इंस्टीट्यूट का निर्देशक था, तब एक हफ्ते में एक निर्देश आता था, आप क्या सुबह उठ के गायत्री मंत्र कर रहे हो? एक रिपोर्ट दो। हमारे पास रिपोर्ट मांगा जाता था हर हफ्ते। आप क्या योगा करा रहे हो? रिपोर्ट दो। आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर एक कोर्स इंट्रोड्यूस किए हो? रिपोर्ट दो। मतलब हर के ऊपर अभी एक प्रेशर है इंडियन नॉलेज सिस्टम इंप्लीमेंट करने का। इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि यही इनका मेन मुद्दा है। बाकी सारे वो जो स्कूल में इतने साल का प्री प्राइमरी, इतने साल का प्राइमरी, इतने साल का सेकेंडरी, इतना प्रीपारेटरी,
ये कितने साल होगा, ये चेंज है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण चेंज नहीं है जितना महत्वपूर्ण चेंज है ये बात कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल के कुछ पढ़ाना चाहते हैं। है क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम? इंडियन नॉलेज सिस्टम एक तो बात है क्या, एक तो बात है जो ये एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं वो क्या समझते हैं। इसलिए पहले वो क्या समझते हैं पहले देख लेते हैं। देखिएगा कि मतलब इसका कंटेंट क्या है कि हमारा जो वैदिक युग था उस वक्त हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना दूर बढ़ चुका था कि आज भी साइंस इतना दूर बढ़ नहीं पाया। यही कंटेंट है, इसी को ही छात्रों को सिखाना है। स्कूल में एक स्तर पर, कॉलेज में दूसरे स्तर पर, यूनिवर्सिटी में तीसरे स्तर पर, लेकिन यही सिखाना है। सिखाएंगे क्या? बॉम्बे में एक हॉस्पिटल को इनॉग्रेशन करते गए थे अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। वहां पर बोले कि कर्ण का जो जन्म हुआ था, ये तो हमको पता है कि कर्ण का जन्म मातृ जठर से नहीं हुआ था, है ना? मातृ गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। तब कैसे हुआ? तब जरूर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी तक था। अभी ढूंढ के निकालना है कैसा था। और बोले ये जो गणेश, ये जो मूर्ति है, ये तभी हो सकता अगर उस जमाने में एक मतलब आदमी का धड़ के ऊपर एक हाथी का सर बिठाने का प्लास्टिक सर्जरी तब डेवलप हो गया था, तभी ना। कौन बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तब शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक बोल के, पोखरियाल निशंक बोल के। वो मिनिस्टर होने से पहले जब वो एमपी थे, मतलब शिक्षा मंत्री होने से पहले जब वो एमपी थे, तब पार्लियामेंट में एक तर्क चल रहा था। तो तर्क में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि आपका जो साइंस है ये कब का साइंस है? लाखों साल पहले, अब मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। लाखों साल पहले कनाड ने परमाणु बम का परीक्षण की थी, लाखों साल पहले। और अपना जो एस्ट्रोलॉजी था, ज्योतिष था, उसके सामने अपना मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बह रहा है। उन्होंने ये वर्क है। एक बार सोच के देखिए, आदमी हुआ है कितने साल पहले? मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमन दो होता है, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन, एक होता है बिहेवियरली मॉडर्न ह्यूमन। बिहेवियरली मॉडर्न ह्यूमन मतलब जिसका भाषा है, जिसका एक समाज है, सोसाइटी है, जो टूल्स बना सकता है। कब से आया? माना जाता है करीब 40,000 साल से। लाखों साल पहले क्या था? लाखों साल पहले अगर कृषि कणान ने ये कहे थे तो लाखों साल पहले था क्या? जंगल में रहते थे, शिकार करके खाते थे, तब ये जो बोध एंड एरर वो भी आया नहीं था। तब ऋषि कणान ने परमाणु परीक्षा कर चुके थे, समझे ना? जो हरियाणा का मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने क्या कहा था कि गाय एकमात्र प्राणी है जो इनहेल और एक्सेल दोनों ही करता है ऑक्सीजन। बोला था ना? अपना त्रिपुरा का मुख्यमंत्री थे विप्लव देव, उन्होंने कहा था कि ये जो महाभारत का युद्ध में जो संजय जो रनिंग कमेंट्री दे रहा है युद्ध का, कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब है तब इंटरनेट और टेलीविजन था। यही उनका मानना है
और यही वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के चलते वो छात्रों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हाँ, अभी सोचिए कि अगर ये चेंज एजुकेशन सिस्टम में आए तो हमारा क्या होगा, एजुकेशन कहां जाएगा। एजुकेशन के इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इतने 40,000 साल का जो ह्यूमन हिस्ट्री है, तब से हर जनरेशन कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ पुराने गलत को सही किया है, उसके चलते आगे बढ़ा है। हर समाज में कुछ ना कुछ गलत चिंतन आया है, गलत चिंतन को गलत समझते हुए उसको वर्जन किया करके आगे बढ़ा है। इस तरह से समाज आगे बढ़ा है ना। और एजुकेशन का मतलब है जो हम अभी समझते हैं परीक्षित रूप से टेस्टेड करेक्ट नॉलेज, उसको हम आगे वाली पीढ़ी को देके जाएंगे ताकि उनको गलती करके फिर सुधारना ना पड़े। पिछले पीढ़ी जो गलती किए हैं उसको हम समझा देते हैं कि यह गलती था, यह सही नहीं था। हम उनको यह ज्ञान देते हैं जो हम एकदम टेस्टेड नॉलेज है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन उसको चेंज करके अपना यह मानना है, अपना यह विश्वास है, विश्वास के ऊपर क्या मानते हैं हमारा आगे वाली पीढ़ी ये मान के आए हैं, ये समझ के इसको स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के अंदर आना। एक बात पूछ के देखिए, आपको तो यह बात बाकी लोगों के साथ करना पड़ेगा, बाकी लोगों के सामने करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन के, ऐसा तो नहीं है कि आप सुन के समझ लेंगे बस, आपके साथ लोगों का इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन कोई अगर कहे कि अच्छा क्या सबूत है कि ये नहीं था, एरोप्लेन नहीं था उस जमाने में, इसका सबूत क्या है, क्या उत्तर देंगे? ये भी समझ के जाना है ना। क्योंकि एक इंडियन साइंस कांग्रेस जो था उसमें तब प्रोबेबली 2020 ऐसे कुछ टाइम में एक साहब ने, कैप्टन अनंत बोदास बोल के साहब ने बोल के गए थे इंडियन साइंस कांग्रेस में, पेपर प्रेजेंट किए क्या कि वैदिक एज में 9,000 ईयर्स पहले हमारे यहां विमान था, मतलब पुष्पक विमान। आज का विमान क्या देख रहे हो, सिर्फ सीधे जाता है। उस वक्त विमान सीधे जाता था, आसपास जाता था, पीछे भी जा सकता था, ऊपर नीचे जा सकता था। सिर्फ यही नहीं, आपका आजकल का विमान तो एक देश से दूसरा देश जाता है, तब एक ग्रह से दूसरा ग्रह जाता था। कह दिया। अगर किसी ने कहा था भैया ये था, तब आप कैसे साबित करोगे? हो नहीं सकता। एक बार सोच के देखिए, अगर ये होता एरोप्लेन, मानिए एरोप्लेन बनाने के लिए आप सिर्फ सोचा और एरोप्लेन बना लिया, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसके लिए आपको एरोडायनामिक्स का पता होना चाहिए, उसके लिए आपको हाइड्रोडायनामिक्स का पता होना चाहिए, उसके लिए आपको थर्मोडायनामिक्स का पता होना चाहिए, मतलब इंटरनल कॉम्बशन इंजन बनाना है। इतने सारे होने के बाद और हल्का मेटल क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तब ना आप बना पाएंगे। इतने सारे ज्ञान एकत्रित करके, है ना। इसीलिए कोई अगर कहे कि एरोप्लेन था, उसके पहले इसको दिखाना है कि थर्मोडायनामिक्स था, एटलीस्ट इंटरनल कॉम्बशन इंजन बना सकते थे, जेट इंजन छोड़ो, एटलीस्ट एल्यूमिनियम पे कुछ चीजें बना सकते थे। इतना कभी दिखा नहीं पाओगे। वेद का इतने सारे श्लोक अगर पढ़ोगे फिर भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको नहीं मिलेगा। आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेलोसिटी के चलते प्रेशर कम हो जाता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक ये डेवलप नहीं हुआ था, इतनी कमी नहीं है, हुआ नहीं था बस। इसीलिए पहले दिखाना है कि थियोरिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, तभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सकता है। थियोरिटिकल डेवलपमेंट तो दिखाता भी नहीं।
पहली बात। दूसरी बात, अगर सही में रामायण में होता तो वो सब किताब पढ़ के, जैसे कि एक किताब का जिक्र आप सुनेंगे वैमानिका शास्त्र बोल के, हाँ, वैमानिका शास्त्र बोल के एक किताब का जिक्र आप सुनेंगे। वो किताब पढ़ के तो लोग विमान बना सकते थे, कोई बनाए क्या? वो सब किताब पढ़ के लोग तो टेलीविजन इंटरनेट बना सकते थे, बनाए क्या? अब तभी ये सब के बारे में सुनेंगे, टेलीविजन था सुनेंगे, इंटरनेट था सुनेंगे, विमान था सुनेंगे, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी था सुनेंगे, तभी सुनेंगे जब मॉडर्न साइंस में वो आ चुका है। कभी भी ऐसा कोई कहा नहीं, मतलब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन डिस्कवर इन्वेंट करने से पहले किसी ने कहा नहीं कि इंडिया में एरोप्लेन था, है क्या? देखिए, कभी किसी ने कहा नहीं। जब तक प्लास्टिक सर्जरी इतना डेवलपमेंट हुआ है, ये स्टेज नहीं आया, तब तक किसने वो बोला क्या कि गणेश का जो सर है उसको एक मतलब आदमी का शरीर के ऊपर लगाना एक प्लास्टिक सर्जरी, किसने बोला है क्या? सुना कभी? लेकिन ये सुना नहीं, ये लोगों को कहना है। भैया कभी सुना हो क्या? किसी ने बोला है? इवन कहा जाता था कि जो ब्राह्मण जो है, हम जैसा ब्राह्मण जो है, उनका जो शिखर रखते थे ना, वो था एंटेना। वो था एंटेना। ये भी किसी ने कहा नहीं जब तक रेडियो एंटेना नहीं आया। हाँ, इसका मतलब है ये सब एक्चुअली हो ही नहीं सकता उस वक्त, लेकिन कुछ तो था। हाँ था। एक्चुअली में इंडिया में साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। उस टाइम का जो वर्ल्ड है उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में। हाँ, जैसे कि आप देखोगे कि मेडिकल साइंस, इसका डेवलपमेंट एक्चुअली हुआ था उस टाइम के हिसाब से। चरक संहिता भी मिलता है, सुश्रुत संहिता भी मिलता है। हम ये भी जानते हैं कि पहला सर्जरी जो कहा जाता है, एक तो है जड़ी बूटी देके इलाज करना, दूसरा है सर्जरी काट के। उसका भी एक टाइम में कुछ हद तक डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि सुश्रुत संहिता में ड्राइंग देखते हैं ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट का। हाँ, इससे पता चलता है वो था, कहां तक था, कितना दूर तक सक्सेसफुल था ये मालूम नहीं है, लेकिन था कुछ तक, इतना तो मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हाथी का होने। मेनली क्या था? मेनली था उस वक्त जो राजा थे ना, उनका एक चालू हैबिट था, किसी ने अगर चोरी किया है क्या करेंगे? उसका नाक कान काट दो। हाँ, एकदम कॉमन पनिशमेंट था। और मानिए कि नाक कान काट दिया, फिर पता चले कि वो दोषी नहीं था, तब क्या करेंगे? राजा तब वैद्य थे, उनको बोलते थे कि लगा दो फिर। इसके लिए तब कुछ कोशिश हुआ था, उसके लिए था। कितना दूर तक सक्सेसफुल हुआ था मालूम नहीं, था। सुश्रुत संहिता में जो आज का जो आयुर्वेद बोल के जाना जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, उसको यूज करके इलाज करने का कोशिश। हाँ, एम्पिरिकल नॉलेज करके देखे हैं कुछ किस में काम करता है, उसी से तो मॉडर्न साइंस शुरू होगा। जरूर ये तक था, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, एक एग्जांपल देकर कहना चाहता हूं। 6 साल पहले बायोलॉजी में जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था टू यू, चाइना का एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया? देखा गया था कि वियतनाम में जब युद्ध चल रहा था इनके साथ, अमेरिका के साथ, तब बहुत वियतनामी लोग मर रहे थे मलेरिया में। क्यों मर रहे थे? क्विनाइन तो था, क्विनाइन रेजिस्टेंस आ गया था, इसके चलते मर रहे थे। माओ सेतुंग ने तब एक कॉल दिया उनका साइंटिस्ट को कि ये क्विनाइन रेजिस्टेंट मलेरिया का इलाज निकालना चाहिए। तो टू यू ने क्या किया? उनका जो
मतलब चाइनीज एंशिएंट मेडिसिन था, वो स्टडी किया, स्टडी करके देखा कि एक जगह में लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी उससे इसको अप्लाई करके काम हुआ था। उन्होंने कहा इससे शुरू करेंगे, इसको पहले टेस्ट करेंगे। पहले टेस्ट करके देखा, टेस्ट करना मतलब साइंटिफिक वे से, एक दूसरे दो के ऊपर टेस्ट करना नहीं, एकदम एक सैंपल ऑफ अफेक्टेड पीपल उसके ऊपर कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट ग्रुप के बांट के जो जैसा टेस्ट करना है वैसे टेस्ट करके देखा, हाँ स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है। फिर वो जो था जड़ी बूटी उससे हर मॉलिक्यूल को अलग किया, फिर टेस्ट करके देखा कौन सा मॉलिक्यूल के चलते ये हो रहा है, और फिर वो मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई जो क्विनाइन रेजिस्टेंट मलेरिया उसको भी इलाज कर सकता है। उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। देखिए एंशिएंट नॉलेज के ऊपर सिर्फ अंधविश्वास में चलता क्या नहीं, उसको साइंटिफिक रूप से जांचना पड़ता है, जांच के साइंस आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जो चरक सुश्रुतें करके गए थे उसको आधार के रूप में लेके मॉडर्न साइंस आगे बढ़ सकता था। ये कभी भी सुनते हो इसको टेस्ट करना चाहिए? पतंजलि कभी कहता है कि ये टेस्ट करना चाहिए? देखो कभी नहीं कहता है। हाँ? साइंटिफिकल टेस्ट में स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो करना चाहिए कभी नहीं करता है। तीसरा, हमारे यहां मेटलर्जी का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। मेटलर्जी जिस ढंग से स्टील बनता है उसका एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यहां पर डेवलप हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक जगह में ऐसा हट मिला था, छोटा छोटा हट, जहां पर ऑक्सीडाइज करके क्या होता है, मतलब जो शुरू में निकलते हैं तब उसमें लोहे के साथ फास्फोरस, सल्फर, ऐसा बहुत सारे चीज मिला होता है जिसके चलते उसका ब्रिटल हो जाता है, और उसको ऑक्सीडाइज करके उसको निकाल देते हैं तब स्टील होता है। ऐसा है ना? तो ऑक्सीडाइज करने का तरीका एक टाइम पे ये बना था यहां पर, जिसको वुड स्टील कहा जाता था। नॉर्मल जो लोहा है उससे तरवाल नहीं बनता, उससे तरवाल बनता था। बाद में मतलब मिडिल ईस्ट में वो टेक्नोलॉजी गया, मिडिल ईस्ट से यूरोप में गया, तब उसको डमस का स्टील कहा जाता था। एक्चुअली यहाँ का डेवलपमेंट है, हाँ ना? बात एक बात कह देता हूँ कि वो कुतुब मीनार में जो खंबा है ना, उसके बारे में बहुत सारी बात सुनेंगे आप, है? उसमें रास्टिंग नहीं होता है ना? अब सुनेंगे कि तब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था कि आज का टेक्नोलॉजी भी उतना तक जा नहीं पाया, सुनेंगे ना? असल में यही था कि तब जो लोहा निकलते थे उसमें बहुत फास्फोरस होता था, और फास्फोरस होने से रास्टिंग नहीं होता है, लेकिन फास्फोरस होने से ब्रिटल हो जाता है। इसीलिए इन्होंने इतना मोटा बनाया है कि ब्रिटल ने उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ? मोटा इसलिए टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें रास्टिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में एक्चुअली बहुत डेवलपमेंट हुआ। जीरो का डेवलपमेंट साइंस मतलब नंबर सिस्टम में उसके पहले था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। इसके बाद एक दूसरा एक नया चिन्ह का जरूरत होता था। इसीलिए जीरो आने से पहले 10 के लिए एक नया चिन्ह था। ब्राह्मी और खरोष्टी में जो अशोक का टाइम का जो शिलालिपि होता है उसमें जो है, उसमें वैसा ही नंबर सिस्टम है। 10 के लिए एक नया चिन्ह, 20 के लिए एक नया चिन्ह, 30 के लिए एक नया चिन्ह, 100 के लिए एक नया चिन्ह, इस तरह से था। जब जीरो आया मतलब कुछ नहीं होना भी एक नंबर है, ये कॉन्सेप्ट जब आया, ये इंडिया से आया, तब इंटर अरिथमेटिक चेंज हो गया। हाँ, इंटर अरिथमेटिक चेंज हो गया। ये जो चेंज हुआ गर्व होने की बात है ना, लेकिन कब हुआ है? इसका शुरुआत मतलब साइंटिस्ट लोगों का मानना है करीब 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी एडी में, क्योंकि 5th सेंचुरी में जब आर्यभट्ट लिख रहे हैं उनमें उनका लेख में इसका उल्लेख है, लेकिन ज्यादातर जो संख्या है उसको यूज नहीं किया है क्योंकि इतना प्रचलित नहीं है। इस संदर्भ में एक बात कह के जाता हूं मैं,
वैदिक जो एज है वो कब तक है? करीब 1500 बीसी से करीब 600 बीसी। 600 बीसी क्यों? क्योंकि इसके बाद बौद्ध या जैन रिलीजन आ गया और बुद्ध का 100 साल के अंदर पूरा अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक बुद्धिस्ट हो गया था। इसलिए तब आप इसको वैदिक युग कहा नहीं जाता है, पोस्ट वैदिक युग कहा जाता है ना। 600 बीसी। और जीरो कब इसका इन्वेंट हुआ? करीब 3rd सेंचुरी एडी, उसको भी 8-9 साल पहले बाद में। इसका मतलब जीरो वैदिक युग में नहीं था। अभी देखेंगे कि स्कूलों में एक नया विषय इंक्लूड किया जा रहा है, वैदिक गणित आ रहा है ना। खोल के देखिएगा वो किताब, जीरो है क्या? है। इमीडिएटली पता चलता है वो जो बात कर रहे हैं वो वैदिक नहीं है भैया, हो नहीं सकता, क्योंकि वैदिक युग में जीरो नहीं आया था। लेकिन वो सब अभी ला रहे हैं। जो एमिनेंट साइंटिस्ट है ना, जेबी जयंत विष्णु नार्लिकर, उन्होंने एक किताब लिखे थे द साइंटिफिक एज बोल के। उसमें एक चैप्टर ही है इसके ऊपर। उसमें कह रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स इज नाइदर वैदिक नॉन मैथमेटिक्स। वैदिक नहीं है इसलिए मैथमेटिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के चलते हम एक पर्टिकुलर टाइप का चिंतन पद्धति अपनाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, उसके चलते हम लॉजिक करना सीखते हैं। लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड हमका बनता है तो यूनिटरी मेथड से, जहां पर हम लॉजिक करके आंसर निकलते हैं। मैथमेटिक्स का एक चिंतन पद्धति है, वो चिंतन पद्धति इसमें नहीं है। उसमें एकाधिकेन पूर्वेण बोल के एक श्लोक है, एक अधिक बिफोर पूर्वेण। इस नियम से 36 का स्क्वायर कर देंगे। वो चौंक जाएंगे, भैया 36 स्क्वायर कर दिया, अब बोलो 35 का स्क्वायर करने के लिए। वो इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस नियम पे होता नहीं है। उसके लिए दूसरा नियम चाहिए। इस तरह से मैथमेटिक्स नहीं होता है। हाँ? जो मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ था आर्यभट्ट के हाथ से, ब्रह्मगुप्त का हाथ से, ब्राह्मण के हाथ से, और मेनली भास्कराचार्य इनके हाथ से। डेवलपमेंट हुआ एल्जेब्रा का, डेवलपमेंट हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। स्कूल में जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, ज्यादातर फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में है। भैया इसको हमारा गर्व है, लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हो? नो, दे टीचिंग समथिंग एल्स। इवन इतना ही हमारे लिए गर्व का विषय है। अब जानते हो वर्ल्ड में पहला साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? पहला साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस एक शहर में, जिसका नाम अभी भी एक ही है, बगदाद। बगदाद शहर में जब खलीफा थे, वो बगदाद शहर जो उसके पहले दमास्कस में उसका ये था, कैपिटल था, उसको शिफ्ट करके बगदाद में ला रहे हैं। नया शहर बन रहा है, शहर को पत्तन कैसे करोगे, शुरू कैसे करोगे? एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस। मतलब वहां का तब साइंस कितना एडवांस था समझते हो। लेकिन वो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था? टॉपिक था ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। और इसमें डिस्कस करने के लिए वो सारे दुनिया से साइंटिस्ट को बुलाए ग्रीस से, बुलाए पर्सिया से, बुलाए अरब से, बुलाए इंडिया से, चाइना से। इंडिया से जो गए थे उसका नाम था कंका। और कंका जब अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग भाई संख्या कैसे लिख रहे हो, जो नंबर तो लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। फिर उनको राजा के बोला, राजा जो खलीफा था, उन्होंने उनको बोला, यू विल स्टे हियर इन दिस कंट्री फॉर अनदर 2 years। 2 साल अपना गेस्ट होकर रहेंगे, लोगों को सिखाइए नंबर पद्धति। न्यूमेरिकल सिस्टम हमारे यहाँ जो डेवलप हुआ था, मॉडर्न सिस्टम डेवलप हुआ था, उसी के हाथ से ये अरब में गया,
और अरब के हाथ से ये यूरोप में गया, इसीलिए यूरोप लोग अभी भी वो जो नंबर से उसको अरबिक नंबर कहते हैं ना। ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है, लेकिन ये सब अभी इनका इंडियन नॉलेज सिस्टम में नहीं है। क्या है? जो है सिर्फ विश्वास के ऊपर है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना ही है तो ब्रह्मगुप्त से पढ़ाओ। एक बात मैं आपको सोच के देखने के लिए कहूंगा, कहीं ज्यादा नहीं है, सोचने के देखने के लिए कहूंगा। अपने में तो बहुत सारे फिजिक्स टीचर्स हैं, है ना। फिजिक्स में जब क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ाते हैं तब प्रिंसिपियल मैथमेटिक्स से पढ़ाते हैं क्या? हाँ, न्यूटन का लिखा हुआ प्रिंसिपियल मैथमेटिक्स नहीं, हम कोई नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स भी न्यूटन के टाइम से बहुत आगे बढ़ गया है, और बहुत सारे लोग इसको स्टूडेंट के पास कैसे रखा जाए इसको सोच के ठीक से लिखा है। गोल्डस्टाइन के किताब से हम पढ़ाते हैं, इसके कारण यह है कि उन्होंने सोचा कि उन्होंने बनाया सही बात, लेकिन उसको स्टूडेंट के पास कैसे रखा जाए, एग्जाम्पल के रूप से, थ्योरी से एक्सप्लेन करके कैसे रखा, इसीलिए टेक्स्ट बुक बनता है। वो पुराने जमाने का किताब पढ़ाने से एक्चुअली नॉलेज नहीं बनता है। जो उन्होंने बनाए थे दैट इज सम ऑफ दैट इज करेक्ट, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न नॉलेज, इसलिए मॉडर्न नॉलेज भी पढ़ाएंगे। सम ऑफ दैट वर इनकरेक्ट, दोज हैव बीन एलिमिनेटेड, वो क्यों पढ़ाएंगे? इसीलिए मॉडर्न साइंस ही पढ़ाना चाहिए जिसके अंदर ये आ गया है। हम जो यूज करते हैं नंबर सिस्टम, ये यहां का डेवलपमेंट है, ऑलरेडी पार्ट ऑफ मॉडर्न नॉलेज, वही पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूं कि हाँ, इंडिया में गर्वित होने के लिए बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ था। उस वक्त हर दुनिया का हर क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट है उससे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन ये भी सही बात कि एक टाइम के बाद उसका डिक्लाइन हुआ और एक टाइम में कंप्लीट मर गया था इंडियन साइंस, ये भी सही बात। उसका कारण के बीच में मैं जाता नहीं। इसलिए अगर वो लोग सिर्फ अपना जो मनमानी ख्याल है कि गणेश का जो वो है इसलिए आया है कि उस वक्त मतलब 8,000-7,000 साल पहले ये स्टेम सेल था या प्लास्टिक सर्जरी था, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। और उसको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना हम किसी भी रूप से रोकेंगे। आप नोटिस करेंगे कि ये जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, नया एजुकेशन सिस्टम जो आ रहा है, इसका एकदम सेंट्रल थीम यही है लोगों के अंदर एक अंधविश्वास पैदा करना, लोगों के अंदर एक अंधविश्वास पैदा करना। वो कितने साल प्री प्राइमरी, कितने साल सेकेंडरी, सब सेकेंडरी है। मेन मुद्दा यही है कि एक ब्लाइंड नेशनलिज्म पैदा करना, और वो है ह्यूमनिज्म के खिलाफ। हम आदमी है, इसका मतलब दुनिया के जहां पर भी आदमी है उसके साथ हमारा भाईचारा है। ये जो सेंस है, ये सेंस से खिलाफ है, और उसके चलते हम इतना लंबा डिस्कशन नहीं करना चाहते, और बहुत सारा एकदम गलत अनसाइंटिफिक बातें वो लोग साइंटिफिक एजुकेशन में ला रहे हैं, साइंस एजुकेशन में ला रहे हैं। अब देखिए, मतलब एजुकेशन पॉलिसी आया नहीं आया, 1-2 साल के अंदर स्कूल का करिकुलम से डार्विन का थ्योरी हटा दिया गया है ना। एजुकेशन पॉलिसी में है क्या, लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन जब हो रहा है तब देखा गया कि पहला कौन सा हट गया, डार्विन का थ्योरी। सेकंड कौन सा हट गया, मेंडेलिव का पीरियड ऑफ टिकेबल। तीसरा कौन सा हट गया, इतिहास से पूरा मुस्लिम एज, मुस्लिम राज के टाइम। मतलब इतिहास का एकदम इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उसको हटा दिया। केमिस्ट्री समझने के लिए पीरियड टेबल के बिना समझ ही नहीं सकते, रट सकते हो, समझ ही नहीं सकते, रट दिया गया।
एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट, क्या नाम उनका, भूल रहा हूं नाम, कहते कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। बायोलॉजी में कुछ भी चीज का कोई मायने नहीं निकलता अगर एवोल्यूशन के निरीख से, एवोल्यूशन हिसाब से ना सोचो तो। वही एवोल्यूशन थ्योरी को बात दे दिया। इसका मतलब क्या है, असल में एक चीज लाना चाहता है वो है इरेशनल बेंट ऑफ माइंड। रैशनैलिटी जिससे डेवलप करेगा, सही मायने में अंडरस्टैंडिंग जिससे डेवलप करेगा, उससे रुकावट लाना, और वो उससे जगह में एक अंधविश्वास पैदा करने के लिए जो जो चीजें लाना चाहिए वो लाना। यही ये एजुकेशन सिस्टम का एकदम सेंट्रल थीम है। तो मैं अभी और नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य यह था कि आप ये वर्कशॉप के बाद जब बाहर जाएंगे, अपना स्कूल में जाएंगे, अपना कॉलेज में जाएंगे, अपना दोस्तों के साथ बात करेंगे, अपना फैमिली में बात करेंगे, तब ये सब तो बात आएगी। आप लॉजिकली रख पाएंगे क्या, वही इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली दिखा पाएंगे क्या क्यों ये एजुकेशन पॉलिसी गलत ही नहीं है, एकदम एजुकेशन का सत्यानाश करके रख देगा। ये आप लॉजिकली एस्टेब्लिश कर पाएंगे क्या, यही चाहते हैं हम। नहीं तो एक विश्वास के खिलाफ दूसरा एक विश्वास आ जाएगा। एक कह रहा है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है, एक आप कह रहे हैं एजुकेशन गलत है। एक विश्वास दूसरा विश्वास नहीं, दैट इज नॉट द वे टू काउंटर ए रॉन्ग आइडिया। ए रॉन्ग आइडिया हैज टू बी काउंटर्ड बाय करेक्ट आइडिया। अगर वो लोग इरेशनलिटी, रीजनिंग उससे खिलाफ चल रहे हैं, हमको रीजनिंग लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए रीजन से आपको खिलाफ करना पड़ेगा, सिर्फ बात से नहीं, तर्क से। और ये तर्क समझ के यहां से जाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।